अभी हमारा 8वां बिंदु है ग्राम संगठन की कामकाज पर चर्चा। तो जिस तरह हमने ग्राम संगठन की बैठक प्रस्ताव पुस्तक या समूह की बैठक प्रस्ताव पुस्तक बताया है, तो ग्राम संगठन समूह की कामकाज को समीक्षा करती है। उसी तरह क्लस्टर संगठन अपने क्लस्टर में शामिल हुए ग्राम संगठनों की कामकाज को समीक्षा करती है। तो ये कामकाज को समीक्षा करने के लिए हमारे क्लस्टर संगठन ने 10 प्रकार के मापदंड रखे हैं। आप आपके क्लस्टर संगठन के अनुसार, आपके राज्य के परिस्थिति के अनुसार इन मापदंडों में बदलाव कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो आपको बता रहे हैं, ये एक उदाहरण तौर पर हम आपको बता रहे हैं। आपको पक्का इन्हीं बिंदुओं को रखने का नियम नहीं है। ये हमारे क्लस्टर संगठन ने तय किया है इन मापदंडों को, और हम इन मापदंडों के नियम के अनुसार एक एक ग्राम संगठन को हम ग्रेडिंग देते हैं। मगर आपको एक नियम रखना जरूरी है। आपके क्लस्टर संगठन में हर बैठक में कम से कम, आपके क्लस्टर संगठन में अगर कितने भी ग्राम संगठन है, कम से कम 9 महीने के अंदर सभी ग्राम संगठनों का ग्रेडिंग संपूर्ण होना चाहिए, ताकि एक साल में एक एक ग्राम संगठन का एक बार ग्रेडिंग होकर दूसरी ग्रेडिंग शुरू होना है। तभी आप उन ग्राम संगठनों की प्रगति में परिवर्तन हुआ है या नहीं जांच सकते हैं। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, हर महीने में आपकी क्लस्टर संगठन की ग्राम संगठनों की संख्या के अनुसार 3 या 4 या 2, हमारे यहाँ 10 ग्राम संगठन है, तो इसलिए हम हर महीने में 2 ग्राम संगठनों का, 2 अलग-अलग ग्राम संगठनों का ग्रेडिंग करते हैं। तो इस महीने में हमने जो 2 ग्राम संगठनों को ग्रेडिंग किया है, उसमें प्रगति ग्राम संगठन एक है और दूसरा लक्ष्मी ग्राम संगठन है। तो ये 2 ग्राम संगठन को जब हमने ग्रेडिंग किया है, तो उसमें प्रगति ग्राम संगठन को 75 मिले हैं और लक्ष्मी को 90 मिले हैं। देखिए, ग्रेडिंग का मापदंड हमने इस तरह रखा है। 90 से लेके जो 100 है, वो हमारे ए ग्रेड के ग्राम संगठन है, और 75 से लेके 89 तक जिसको अंक मिलते हैं, वो हमारे बी ग्रेड के ग्राम संगठन है, और 60 से लेके यानी 60 से लेके 74 तक जो मिलते हैं, वो हमारे सी ग्रेड के ग्राम संगठन है, और जो 60 से कम यानी 60 से कम मिलते हैं, वो हमारे डी ग्रेड के ग्राम संगठन है। तो इस तरह हमने अपनी ग्राम संगठनों को ग्रेडिंग करने के लिए मापदंड रखे हैं। तो एक बार यहाँ पे एक एक विषय को मैं एक 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 बिंदु को आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे पहला बिंदु है ग्राम संगठन में समूह का उपस्थिति प्रतिशत। जो हमारी ग्राम संगठन है, वो ग्राम संगठन में ग्राम संगठन की स्वयं की समूह जो है, उनकी उपस्थिति प्रतिशत कितना है। यानी अगर वो ग्राम संगठन में 10 समूह है, 10 के 10 उपस्थित है, तो 100% मिलता है। अगर कम उपस्थित हुए हैं, तो कितने कम हुए हैं, उनके अनुसार उपस्थिति जो प्रतिशत है वो घटेगा। 10% को 1 अंक मिलता है, जितना प्रतिशत आपको घटेगा उतने अंक आपके घटेंगे। ठीक है। समूह से मासिक प्रतिवेदन जमा प्रतिशत। आपकी ग्राम संगठन, आप जैसे क्लस्टर संगठन को ग्राम संगठन मासिक प्रतिवेदन लेकर आता है, उसी तरह ग्राम संगठन को भी सदस्य, जो ग्राम संगठन में सदस्यता प्राप्त किए गए समूह
अपने समूह के माध्यम से मासिक प्रतिवेदन लाना चाहिए। वो सभी समूह लाए हैं तो 100%, कितने कम लाए हैं उतना प्रतिशत घटता जाएगा। उसके बाद समूह से बचत वसूली प्रतिशत, यानी जो ग्राम संगठन है, वो ग्राम संगठन में जो समूह जुड़े हैं, वो समूह सभी समूह बचत जमा करेंगे तो 100%। अगर जितना समूह कम करेंगे बचत, जितना प्रतिशत आपका बचत की कम होगा, उतने अंक यहाँ पे घटेंगे। ठीक है। समूह से सीएफ ऋण वापसी प्रतिशत, जो समूह को आपको सीएफ ऋण मिलता है, वो ऋण की वापसी का प्रतिशत होता है। अगर आपको 100 को 100% वापसी हुआ है, तो वो वहां पे 10 10% को 1 अंक है, तो आपका 100% हुआ है तो 100 अंक है। मगर प्रगति ग्राम संगठन को 80% हुआ है, इसलिए उनको 8 अंक मिले हैं। समूह से बैंक ऋण वापसी प्रतिशत, अगर समूह को बैंक से जो ऋण मिला है, उनकी वापसी भी सभी समूह सही तरीके से वापस किए हैं, तो 10% को 1 अंक के हिसाब से आपकी वापसी प्रतिशत कितना है, उतना आपको अंक मिलेंगे। ठीक है, इन्होंने 100% वापस किया है, इसीलिए 10 अंक मिले हैं। सीएलएफ को ऋण वापसी प्रतिशत, जो हमारा सीएलएफ है, ग्राम संगठन को समूह कितना जमा किया है, और उसके बाद सीएलएफ को ग्राम संगठन ऋण की वापसी प्रतिशत। देखिए यहाँ पे प्रगति ग्राम संगठन ने, अभी तक हमने जो चर्चा किया था, डीसीबी के नियम के अनुसार 6,000 रुपया किस्त और ब्याज जमा करना था, नहीं किए हैं, इसीलिए इनको 0 अंक मिले हैं। फिर ग्राम संगठन लाभ में है या हानि में है? अगर लाभ में है तो 10 अंक है, हानि में है तो 0 है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक बार हम ऊपर जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे आय व्यय की सूची बनाया है, ठीक उसी तरह हर ग्राम संगठन अपनी आय व्यय का विवरण मासिक प्रतिवेदन के माध्यम से या हमारी ग्राम संगठन की लेखापालों के माध्यम से, बुक कीपरों के माध्यम से हर महीने की आय व्यय को चेक करना चाहिए और उसका विवरण हमारे क्लस्टर संगठन को देना चाहिए। अगर वो ग्राम संगठन लाभ में है तो वो उसको 10 अंक मिलेंगे, अगर हानि में है तो उसके लिए 0 मिलेगा। तो प्रगति ग्राम संगठन अपनी मासिक प्रतिवेदन में 900 रुपए की लाभ दर्शाया है, इसलिए इनको 10 अंक मिले हैं। हाथ में शेष राशि 500 से कम रहना है, मगर इनके हाथ में 2,000 रुपया है, इसलिए इनको 0 मिला है। बैंक में शेष राशि 1 लाख से कम रहना है, यानी 1 लाख से अधिक नहीं रहना है। इन्होंने 70,000 रुपया रखा है, इसलिए इनको 10 अंक मिला है। पुस्तक संचालकों की अनुपात, हमारे क्लस्टर संगठन में हमने ये नियम रखा है, एक पुस्तक संचालक कम से कम 3 समूहों को लिख सकते हैं, 3 से अधिक समूहों को नहीं लिखना चाहिए। अगर आपके यहाँ हर एक समूह के लिए एक पुस्तक संचालक रखना है, ये नियम है, तो आप उसी नियमों को पालन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे नियम के अनुसार ये ग्राम संगठन में पुस्तक संचालक और समूह की अनुपात 1:2 है, यानी हर एक पुस्तक संचालक 2 समूहों को लिखता है, तो हमारे नियम का बराबर है, तो इसलिए उनको हमने 10 अंक दिए हैं। तो इस तरह हमारे प्रगति ग्राम संगठन को 75 अंक मिले हैं और हमारे लक्ष्मी ग्राम संगठन को 90 अंक मिले हैं। जब इसका ग्रेडिंग होने के बाद हमारे ईसी सदस्यों ने क्या निर्णय लिया है, यहाँ पे उसका विवरण भी है। इस महीने में संकुल संगठन के ईसी सदस्यों द्वारा 2 ग्राम संगठनों की ग्रेडिंग किया गया है। उसमें
लक्ष्मी ग्राम संगठन को ए ग्रेड मिला है और प्रगति ग्राम संगठन को बी ग्रेड मिला है। इस ग्रेडिंग को जांच करने के बाद प्रगति ग्राम संगठन बैठक में उपस्थित होकर जांच करने की जिम्मेदारी कार्यवाही समिति को दिया है। यानी सभी इसी सदस्यों ने क्या चर्चा किया है, हमारे ग्राम संगठन जो ग्राम संगठन बी ग्रेड में आया है, उस ग्राम संगठन में कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। ये जानकर क्या किया है इन लोगों ने, हमारी जो जांच कमेटी है, पर्यवेक्षण कमेटी है, उस कमेटी को जिम्मेदारी दे रखा है कि आपको अगले महीने की इसी बैठक से पहले इस महीने में प्रगति ग्राम संगठन की बैठक में जाना है और वहां पे क्या हो रहा है उसको देखकर उसको जांच करके उसकी रिपोर्ट आपको अगली बैठक में हमको देना है। ठीक है। जब उप समितियों की बात आई है तो यहाँ पे नवा बिंदु है हमारी उप समितियों की कामकाज पर चर्चा। तो देखिए, संकुल संगठन में अलग अलग प्रकार के उप समितियां होते हैं और वो क्यों रहना चाहिए, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उप समितियों से हमको क्या फायदा है, इसकी संबंधित हमारी YouTube चैनल में एक वीडियो है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको सविस्तर समाचार मिलेगा। आप यहाँ पे आपको क्या करना है, हम यहाँ पे बैठक प्रस्ताव पुस्तक लिखने की तरीका सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी है, उप समितियों की कामकाज पर चर्चा में जो उप समिति आपके क्लस्टर संगठन में है और उन्होंने क्या काम करके अपना ब्यौरा दिया है, आप लोगों को मैं एक सूचना दे रही हूँ। आप अपनी क्लस्टर संगठन में जितने भी उप समितियां हैं उनको कंपलसरी हर महीने के लिए कार्य योजना देना चाहिए और उनकी कार्य प्रगति का रिपोर्ट, जिसको हम मंथली रिपोर्ट कहते हैं, वर्क डन रिपोर्ट कहते हैं या डेली रिपोर्ट कहते हैं, वो रिपोर्ट आपको जमा कर लेना चाहिए। तभी उन लोगों को भी अपना अपनापन आएगा, समर्पण भावना आएगा, क्योंकि उनको भी एक तरह की जिम्मेदारी आएगी कि मुझे अगली मीटिंग में बताना पड़ेगा कि इस महीने में मुझे अगली मीटिंग में मुझे पूछेंगे कि दीदी आपकी कमेटी ने क्या काम किया है। जब आपको जवाब देना पड़ेगा तब वो लोग काम करेंगे। जब काम करेंगे तब सफलता जरूर आएगा। काम करना है तो काम करने वाले को हमेशा प्रोत्साहन या पर्यवेक्षण या जांच करते रहना चाहिए। तो ये हमारे क्लस्टर संगठनों में आप लोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कीजिए। तो यहाँ पे इस अंश में आपको क्या लिखना है, जो हमारी समितियां हैं उन्होंने जो अपना प्रगति निवेदन जमा किया है उसमें जो विवरण है उसको आपको यहाँ पे लेखांकन करना है। तो कितने समितियां हैं उतने समितियों का विवरण यहाँ पे, उतने समितियों की जो रिपोर्ट है उसको यहाँ पे आपको, उस रिपोर्ट का जो विवरण है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। उसके बाद कार्यकर्ताओं का कामकाज पर चर्चा। यहाँ पे भी हमारे क्लस्टर संगठन में कितने कार्यकर्ता हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं के कामकाज को, रिपोर्ट को इसी बैठक में पढ़कर सुनाना है और उसको सभी ग्राम संगठन से आए हुए इसी सदस्य अनुमोदन देना है। तभी उन लोगों का वेतन का चेक आपको लिखने का अधिकार है। तो हमारे क्लस्टर संगठन में अभी 2 कार्यकर्ता हैं, एक है हमारी सीएलएफ के लेखापाल और दूसरे हमारे बैंक मित्र। आप बैंक मित्र बोलो या बैंक सखी बोलो, जो आपके यहाँ पे बात करते हैं। तो इन दोनों ने अपने पिछले महीने की, देखिए चालू महीने में आपको कभी भी वेतन नहीं मिलेगा। आपको पिछले महीने की 1 तारीख से लेकर 30 तारीख को जो काम किया है उसका वेतन इस महीने में निकलेगा। तो अभी हम मई महीने की बैठक में है, तो लेखापाल ने अप्रैल महीने की
कार्यक्रम की प्रगति प्रतिवेदन जमा किया है तो अप्रैल महीने की वेतन यहाँ पे निकलेगा। तो इस तरह लेखापाल की वेतन और बैंक मित्रा की वेतन उन्होंने अपना प्रतिवेदन जमा करने के बाद उन दोनों को वेतन निकला है। उसके बाद हमारा 11 नंबर की मीटिंग 11 नंबर की हमारा एजेंडा अंश है छूटे हुए गरीब एवं अति गरीब महिलाओं को समूह में जोड़ने पर चर्चा। तो उसके विवरण में क्या लिखना है, उसके संबंधित जो दीदी ने चर्चा किया है उनका नाम के सहित यहाँ पे विवरण लिखना है। तो हमारे इस बैठक में कौन दीदी ने चर्चा किया है, इस महीने में अशोकनगर गांव में आदर्श ग्राम संगठन में 21 गरीब महिलाओं का 2 समूह बनाया है। यह जानकारी आदर्श ग्राम संगठन की अध्यक्ष मंजू देवी ने बताया है। जो उन्होंने बताया है हमारे संकुल संगठन को ये जानकारी दिया है कि हमने भी 21 गरीब महिलाओं को पहचान किया है हमारे ग्राम संगठन के माध्यम से और उनको हमने दो समूह में जो 2 समूह बनाने के लिए प्रेरित किए हैं। तो ये हमारे क्लस्टर संगठन की जो हमारा क्लस्टर संगठन का जिम्मेदारी है गरीबों को पहचान करके समूह बनाना। तो ये हमारे क्लस्टर संगठन की प्रभावित रूप से काम करने का एक सूचक है। तो इन ऐसे जो विषय होते हैं आपको कार्यवाही पुस्तक में लिखना जरूरी है। इस महीने की प्रशिक्षण एवं कार्य योजना पर चर्चा। तो हमने इससे पहले जो बात किया है हमारे क्लस्टर संगठन हर महीने के लिए आगामी महीने की कार्य योजना यानी जो हमारी महीना चल रही है उस महीने की कार्य योजना तैयार करना चाहिए और उस योजना के अनुसार हमको कार्य योजना के अनुसार हमारे क्लस्टर संगठन के इसी सदस्यों को और जो भी कर्मचारी हैं और जो भी कार्यकर्ता है उस योजना को लागू करने के लिए काम करना चाहिए। तो हर महीने के लिए योजना बनाना है, उस योजना के अनुसार हमको कार्यक्रम करना है। तो इस महीने में हमने जो योजना बनाया है उसका विवरण यहाँ पे हमने दर्शाया है। ठीक है, उसके बाद बैंक लिंकेज पर चर्चा। अगर आपके बैठक में बैंक लिंकेज पर चर्चा होती है तो उसके ऊपर आपको विवरण लिखना है। हमारे इस महीने में बैंक लिंकेज के ऊपर चर्चा इसलिए हुआ है जो हमारी बैंक लिंकेज समिति है उन्होंने योग्य समूहों की सूची लाई है जो बैंक से उनको प्राप्त हुआ है। तो हमारी इस महीने की बैठक में हमने 14 समूहों को जो उन्होंने सूची लाया है उस सूची के अनुसार 14 समूहों को 20 लाख रुपयों की सीसीएल दिलवाने की निर्णय किया है और वो सीसीएल दिलवाने की जिम्मेदारी जो है वो संबंधित बीएमएम को या बैंक सखी को या वो संबंधित जो कार्यकर्ता या कर्मचारी हैं उनको वो जिम्मेदारी दिया गया है। उसके बाद जो सरकारी योजना के ऊपर हमने चर्चा किया है प्रधानमंत्री जनश्री बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के ऊपर हमारे इस बैठक में चर्चा किए थे। तो जो चर्चा हुआ है उसका विवरण आपको इस चर्चा के जगह पे लिखना चाहिए। और उसके बाद सामाजिक समस्याओं के ऊपर चर्चा इस महीने में हमने यानी इस महीने में शारदा ग्राम संगठन की जो इसी शारदा ग्राम संगठन की जो इसी सदस्य है उन्होंने बताया कि उनके गांव में उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सीएलएफ की जो सामाजिक उप समिति है उनकी सहयोग से एक बाल विवाह को रोका है। तो जो सामाजिक समस्या यानी जो सामाजिक मुद्दा आपके ग्राम क्लस्टर संगठन की इस बैठक में आती है उस मुद्दे के ऊपर जो चर्चा हुआ है उसको आपको जैसा हुआ है वैसा सविस्तर नोंद करना चाहिए, सविस्तर लेखांकन लिखकर रखना चाहिए ताकि आपको आगे जाके अपने सीएलएफ की भविष्य की जो योजना है या कोई क्या बोलते हैं अपना सीएलएफ का कोई अध्ययन करने के लिए आएंगे
तो उससे हमको ये पता चलता है कि हमारी सीएलएफ ने अभी तक कितने सामाजिक समस्याओं के ऊपर गंभीर रूप से गंभीर रूप से कार्यक्रम करने की चेष्टा किया है और उन्होंने कितने समस्याओं को सामना किया और उसमें कितने समस्याओं को हमने समाधान करने में सफलता प्राप्त किया है। तो आपकी लेखांकन से अपनी सीएलएफ की जो सीएलएफ की जो सुंदरता है, सीएलएफ की जो क्षमता है, सीएलएफ की जो दक्षता है और सही तरीके से सभी लोगों को दर्शाना पड़ेगा। ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। हमारे क्लस्टर संगठन में बहुत अच्छा मीटिंग में चर्चा होती है। दीदी लोग एक-एक बिंदु के ऊपर बात करते हैं, मगर हम कुछ लिखते ही नहीं है, तो हमारे क्लस्टर संगठन की जो योग्यता है वो आपकी लिखने की तरीका के वजह से घटा रहे हैं। तो आपको घटाना नहीं है, आप वास्तविकता को दर्शाना है। तो इसीलिए अगर नहीं भी हो रही है तो आपको ज़बरदस्ती यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यही बोल रहे हैं, हमारा पुस्तक हमारा आईना है, जो है जैसा है वैसा ही लिखिए। तो उसके बाद 16 नंबर पे हमने बात किया है नया ऋण मंजूरी पर। आपको ये याद रखना है कि आपको आपके क्लस्टर संगठन में कभी भी लोन देते हैं तो वो लोन नया ऋण के आधार जो लोन नया ऋण देते हैं वो एमसीपी के अनुसार ही आपको देना चाहिए। वो एमसीपी क्या है इसके बारे में भी हमारे यूट्यूब के चैनल में वीडियो है। आप सीएफ के बारे में भी वीडियो है, सीएफ प्रबंधन के बारे में भी। आप जब आपको समय मिलेगा तो ज़रूर हमारे वीडियोस को देखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम एमसीपी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने एमसीपी बना के लाए हैं 4 समूहों के, जिनको हमारे ईसी सदस्यों ने देखा है और उनको सही लगा है, तो उन्होंने 2 लाख रुपए का ऋण मंजूरी किया है। तो जब आप नया ऋण मंजूरी करते हैं, तो इस तरह टेबल बनाकर उस टेबल पे लिखना चाहिए। एक ग्राम संगठन को दिया है, तो यहाँ पे एक का विवरण लिखना है। एक ही बैठक में आप 3-4 ग्राम संगठनों को लोन दिए हैं, तो आप 3-4 का एक ही टेबल पे 1, 2, 3, 4 लाइन करके लिखना चाहिए और उसके नीचे कुल ऋण राशि का विवरण दे सकते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे हमने इस महीने की बैठक में सिर्फ एक ही ग्राम संगठन को हमने ऋण दिया है, तो विवरण में हमने लिखा है, इस बैठक में सभी इसी सदस्यों चर्चा करके आदर्श ग्राम संगठन को 2 लाख रुपया ऋण मंजूर किए हैं। मान के चलो अगर आपकी इस महीने की संकुल संगठन की बैठक में 3 ग्राम संगठनों को ऋण दिया है, तो ऊपर टेबल में 3 ग्राम संगठनों का विवरण लिखेंगे, उनकी पूरा डिटेल लिखेंगे और नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 ग्राम संगठनों को इस बैठक में सभी इसी सदस्य चर्चा करके 3 ग्राम संगठनों को इतना रुपया कितना आपने दिया है डैश रुपया ऋण मंजूरी किए हैं और वो 3 ग्राम संगठन कौन है, वो टोटल ऋण कौन कौन को कितना दिया है उसका विवरण आपको ऊपर वाला टेबल पे दिखेगा। तो ये नया ऋण मंजूरी लिखने की तरीका है। और उसके बाद अन्य भुगतान पर चर्चा। देखिए आपकी क्लस्टर संगठन में जितने भी खर्चा होते हैं उन सभी खर्चाओं को ईसी बैठक में प्रस्तावित करके सभी ईसी का अनुमोदन लेना अनिवार्य है। बिना उनकी परमिशन के आपके सीएलएफ को 1 रुपया भी खर्चा करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए इस महीने में कौन-कौन से भुगतान को करना चाहते हैं उसको हमने यहाँ पे लेखांकन किए हैं। आपके क्लस्टर संगठन में जो खर्चा होते हैं उसको आप दर्शा सकते हैं और दर्शाना चाहिए और वो लिखने के बाद इसी सदस्यों की अनुमति यानी इसी सदस्यों की अनुमोदन से ही उसको आपको अन्य भुगतान में लिखना चाहिए और भुगतान करना चाहिए। तो उसमें हमारा जो लेन-देन है एक बार आपको मैं पढ़कर सुनाऊँगी। इस महीने में अन्य भुगतान निम्न अनुसार है। सीएलएफ लेखापाल को अप्रैल 2021 महीने की मानदेय ₹2000
एवं सफर खर्च 400 रुपया, कुल 2400 रुपया चेक नंबर से दिया गया है। सफर खर्च हमारे सीएलएफ में हमने प्रस्ताव किया है हमारे क्लस्टर संगठन के लेखापाल को। अगर आपके क्लस्टर संगठन में लेखापाल को सफर खर्च देने का प्रावधान है तो आप देंगे, अगर नहीं है तो नहीं देंगे। हम यहाँ पे बता रहे हैं, हम जो यहाँ पे दिखा रहे हैं वो आपके लिए एक उदाहरण है, एक नमूना है, एक मॉडल है, यही पक्का नहीं है। इसके आधार पे आप आपके क्लस्टर संगठन में वास्तविक में जो होता है उसको आपको लिखना है। उसके बाद इस बैठक में हमने बैंक मित्र को अप्रैल 2021 महीने का मानदेय दिया 1000 रुपया चेक से, और सीएलएफ के अकाउंटेंट अटेंडर रघुराम जी को दिया है अप्रैल 2021 महीने का वेतन चेक से 1000 रुपया। फिर बैठक में चाय का बिल हुआ है 300 रुपया, इसको हमने नगदी रूप से दिया है जलाराम चाय दुकान को। और उसके बाद फोटो कॉपी का खर्चा है 500 रुपया, और उसको हमने आनंद फोटो कॉपी दुकान को चेक से दिया है। और इस बैठक में कोषाध्यक्ष कमला देवी को बिजली बिल और फोन बिल भरने के लिए 600 रुपया नगद दिया है। और उसके बाद सीएलएफ के जो पदाधिकारी हैं वो सफर खर्च 300 रुपया, यानी उनको ग्राम संगठन के बैठकों में जाने के लिए या संकुल संगठन के पैसे बैंक में जमा करने के लिए आने जाने का जो किराया है वो उनको दिया गया है 300 रुपया। तो उसके बाद ये हमारे इस महीने की प्राप्ति भुगतान की सूची है, जो हमारे प्राप्ति के विवरण है। प्रारंभ राशि आपको पता है, हर पिछले महीने की अंतिम राशि इस महीने की प्रारंभ राशि होती है। तो प्रारंभ राशि के छोड़कर सदस्यता शुल्क, हिस्सा धन, बचत, किस्त, ब्याज और दंड हमने हमारी जो प्राप्ति सूची हमने बनाया है, जो टेबल हमने बनाया है उसके आधार से लिया है। और भुगतान के विवरण इस महीने में हमने जो जो भुगतान किया है, जिस तरह हमने भुगतान किया है उस नियम के अनुसार पहले जो भुगतान किया है उसको पहले नंबर में, दूसरा जो भुगतान किया है उसको दूसरे नंबर में। इस तरह जिस तरह हमने पैसे भुगतान दिया है, जैसे हमारे क्लस्टर संगठन से पैसे गया है उस तरह हमने लिखा है। देखिए, अगर घर के 2 दरवाजा है तो 2 दरवाजा हमारे क्लस्टर संगठन की जो लेन देन है वो लेन देन है हमारे प्राप्ति और भुगतान। दोनों दरवाजा एक ही साथ बंद होना है और दोनों एक बराबर होना चाहिए, तभी हमारा दरवाजा बराबर रहेगा, ताला रहेगा और हमारा घर सुरक्षित रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। हमारी क्लस्टर संगठन में पैसे जितने भी आ रहे हैं, आने वाले पैसे और जाने वाले पैसे दोनों हमेशा बराबर रहना है और सही रहना है। तो ये हमारी इस महीने की प्राप्ति भुगतान की विवरण है। उसके बाद बैंक लेन देन पर चर्चा। तो बैंक लेन देन पे आपको 2 विषय का विवरण देना है। एक, हमारी इस महीने में नगद से भी कुछ पैसे प्राप्त हुए हैं और चेकों के माध्यम से भी कुछ पैसे प्राप्त हुआ है। तो आप चेक में कितना राशि जमा कर रहे हैं और नगद में कितना राशि जमा कर रहे हैं, ये दोनों को आपको स्पष्टीकरण करके लिखना चाहिए, ताकि अगले बैठक में आपको जांच करने के लिए सुविधा हो सके। तो इसमें हमने क्या लिखा है, हमको इस बैठक में नगद रूप से जो प्राप्ति हुआ है उसमें उसका कुल राशि है 4625 रुपया। उसमें हमने नगद रूप से हमने भुगतान किया है 1200 रुपया। अभी 1200 रुपया जाने के बाद बची है राशि हमारे पास 3425 रुपया। तो उसमें से 400 रुपया को अलग करके कोषाध्यक्ष के पास रख के 3025 रुपया हमने नगद राशि को बैठक में बैंक में जमा करने के लिए, और जो चेक हमको प्राप्त हुए हैं अलग अलग ग्राम संगठनों के माध्यम से, उन सभी चेकों का कुल 25,730 रुपया हुआ है। ये नगद 3025 रुपया और चेक से जो प्राप्त हुआ है 25,730 रुपया, वो उन सभी चेकों का कुल है
ये चेकों को और वो नगद राशि को बैंक में जमा करने के लिए हमारे कोषाध्यक्ष कमला देवी को जिम्मेदारी दी है। और उसके बाद अन्य विषय पर चर्चा। तो देखिए अन्य विषय में इस बैठक में हमारी अध्यक्ष दीदी अर्नब देवी सभी सदस्यों को कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए 2 गज दूरी एवं मास्क और सैनिटाइजर का निरंतर उपयोग करने की सूचना दी है। उसके बाद हमारी इस बैठक की समाप्ति। अध्यक्ष अर्णा दीदी उपस्थित हुए सभी ईसी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किए हैं। सेलेफ लेखापाल रेणुका जी ने आज की प्रस्ताव को पढ़कर सुनाने के बाद सभी ईसी सदस्यों ने हस्ताक्षर करके बैठक का समाप्ति किए हैं। और नीचे एक एक हस्ताक्षरों का एक ये नमूना हमने डाला है। सभी ग्राम संगठनों का नाम, अध्यक्ष अध्यक्ष और सचिव का हस्ताक्षर। आप चाहे तो यहाँ पे अध्यक्ष का नाम और सचिव का नाम सहित हस्ताक्षर भी ले सकते हैं। और नीचे यहाँ पे आखिरी में लेखापाल का हस्ताक्षर और उसके बाद से क्लस्टर संगठन की सील सहित यानी मोहर या सिक्का जो स्टैंप हम कहते हैं, स्टैंप सहित अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर करना चाहिए। ये स्टैंप सहित अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष हस्ताक्षर का करने का पीछे का मतलब क्या है? उपरोक्त जितने भी कार्यवाही और लेन देन जो चर्चा आपने किया है, इन सभी की जिम्मेदारी हमारी है। ये सभी लेन देनों की और ये सभी कार्यवाही प्रस्तावों को अमल करने की यानी जारी करने की जिम्मेदारी हमारी है। ये वादा देते हुए हमारे ग्राम संगठन के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष यहाँ पे सिग्नेचर स्टैंप सहित कर रहे हैं यानी मोहर डाल के या सिक्का डाल के साइन कर रहे हैं। तो ये सिग्नेचर के साथ साथ हमारी बैठक प्रस्ताव पुस्तक समाप्त हो रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रही है। आप अगर इस वीडियो में कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं, आपके कोई भी कमेंट्स है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे डाल सकते हैं। और इसके साथ ही साथ नए-नए हमारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जारी रखिएगा हमारी एसएचजी ऑनलाइन चैनल को देखने की ये प्रक्रिया। चलो फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। आप सभी को मेरा नमस्कार।